नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भारत आने वाले विदेशियों का क्रम, आज इस टॉपिक के बारे में हम यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि दोस्तों तक भी इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में जो भारत आने वाले जो विदेशियों का क्रम था, इस क्रम में हम देखेंगे कि कौन कौन विदेशी, कौन कौन सी जो जातियां थी या फिर वंश थे जो भारत आए थे और वो कब आए थे, फिर उन्होंने ये भारत में आके क्या क्या किया था। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कौन कौन से वंश भारत आए थे। तो सबसे पहले दोस्तों था हिंद यूनानी। ये हिंद यूनानी मध्य एशिया के रहने वाले थे और ये भारत आए थे। दूसरे नंबर पे शक, तीसरे पे पहलव और चौथे पे कुषाण। जो इससे पहले मैंने एक वीडियो करवाया था दोस्तों, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो जो प्राचीन भारत की प्लेलिस्ट है उसमें जाके जो लास्ट वाला मेरा वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो जो विदेशियों का क्रम था, भारत में आने का जो विदेशियों का क्रम था, वो हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण इस क्रम में था। ये कौन कौन थे, इनके संस्थापक कौन कौन थे, अलग अलग इनके संस्थापक थे, इन्होंने कहाँ कहाँ आके क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए, तो इस के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो विदेशी जातियां थी, जो विदेशी वंश थे, भारत में क्यों आए थे। कोई तो एक कमजोरी का कारण होगा जिससे कि ये भारत में आ गए थे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों है का उदय हुआ और इसी का लाभ उठाकर कई विदेशी वंश भारत आए थे। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो उभर कर सामने आए थे मगध में, और छोटे छोटे राज्य जब उभर कर सामने आए तो उनमें आपसी झगड़ा होता था, आपसी लड़ाइयाँ होती थी अपने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए। तो इस स्थिति का जो फायदा उठाया वो किन्होंने उठाया, वो विदेशियों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उन्होंने भारत की तरफ कूच किया और भारत की तरफ आने लगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो इस क्रम में हम पहला कौन सा है, हिंद यूनानी। ठीक है, अभी हिंद यूनानी को देखते हैं दोस्तों। जो हिंद यूनानी है वो पहला है। हिंद यूनानी को ग्रीक भी कहते थे, बैक्ट्रियाई भी कहते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो पहला बिंदु है वो देखेंगे। हिंद यूनानी लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। तो ये हिंद यूनानी लोग कहाँ के थे, ये मध्य एशिया के थे और मध्य एशिया से होते हुए ये भारत आए थे और भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। अगला बिंदु देखते हैं। सबसे पहले भारत पर आक्रमण ग्रीक शासक डिमेट्रियस ने किया तथा इस आक्रमण के क्रम में इसने भारत के पंजाब और सिंध प्रांत को जीत लिया था। तो दोस्तों कई बार परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा हिंद यूनानी शासक था जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण पंजाब और सिंध प्रांतों पर किया था। तो वह कौन सा, वह था डिमेट्रियस। डिमेट्रियस का नाम हमेशा याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह कौन सा हिंद यूनानी ग्रीक बैक्ट्रियाई शासक था जिसने सबसे पहले भारत के पंजाब और सिंध प्रांतों पर आक्रमण करके उनको जीत लिया था, वह था डिमेट्रियस। अगला बिंदु देखते हैं। जो ये डिमेट्रियस था, इसने अपनी राजधानी साकल सियालकोट में स्थापित की थी। सियालकोट में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो राजधानी से भी रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि जो डिमेट्रियस था उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो वो साकल, जो आधुनिक सियालकोट है, वहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। इस वंश का प्रमुख शासक मिनांडर, जिसको मिलिंद भी बोलते हैं, वो था जिसका शासनकाल 165 बीसी से 145 बीसी तक रहा था। तो ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा हिंद यूनानियों का जो प्रमुख शासक था वो कौन था, तो मिलिंद या मिनांडर का नाम याद रखेंगे। अगर पहला आक्रमणकारी पूछेंगे जिसने सिंध और पंजाब प्रांत को जीता था, वो डिमेट्रियस था। लेकिन प्रमुख शासक
वो मिनंडर था। इसका कार्यकाल भी थोड़ा याद रख लेंगे, इसके बारे में आगे देखते हैं। बाद में मिलिंद ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मिनांडर एवं नागसेन के बीच कुछ प्रश्न उत्तरों का संकलन मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न में किया गया है। ये मिलिंद पन्हो क्या था? ये दोस्तों मिनांडर द्वारा कुछ पूछे गए प्रश्न थे। किससे? नागसेन से। ये नागसेन कौन थे? ये बौद्ध धर्म के एक भिक्षु थे। ये बौद्ध धर्म के भिक्षु थे और मिलिंद द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद ही जो मिलिंद थे या मिनांडर थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे, जो ये मिलिंद पन्हो है, ये मिनांडर और नागसेन के बीच कुछ प्रश्नोत्तर हुए थे, मतलब प्रश्न और उत्तरों का कुछ चर्चा हुई थी और उनका जो संकलन था वो मिलिंद पन्हो में किया गया है, जिसको मिलिंद के प्रश्न भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अभी अगला है शक। शक कौन थे? ये दोस्तों जो शक थे, ये हिंद यूनानियों के बाद मध्य एशिया से भारत आए थे। ये जब हिंद यूनानी भारत में आए, उसके बाद शकों ने भी सोचा कि हिंद यूनानी अगर भारत गए हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जैसे दोस्तों आप आधुनिक भारत में देखेंगे, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, फिर उसके पीछे पीछे फ्रांसीसी, अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, स्पेनिश, और ये सारे के सारे भारत आए थे। तो उसी प्रकार इस जो प्राचीन भारत में जो पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक भी उनके पीछे पीछे भारत आ गए। शक मध्य एशिया की एक जनजाति थी जिसकी 5 शाखाएं थी। ये मैं बता दिया था आपको पहले ही। ये कुछ जातियां थी, जनजातियां थी जो भारत आई थी, ठीक है, और इन्होंने फिर अपने वंश भारत में आके स्थापित कर लिए थे। ये भी मध्य एशिया से ही आए थे और ये एक जनजाति थी जिसकी 5 शाखाएं थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि शकों की कितनी शाखाएं थी, तो जिसमें 5 शाखाएं थी और जो मध्य एशिया से भारत आई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसकी जो सबसे प्रसिद्ध जो शाखा थी वो पश्चिमी शाखा थी, और पश्चिमी शाखा के अंतर्गत क्या आता था? ये शक जो शाखा थी ये आती थी। इस शाखा का प्रमुख शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात क्षेत्र में उसका जीर्णोद्वार मतलब उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, ये रुद्रदामन को याद रखेंगे, जो प्रमुख शासक था शकों का, और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था। ये सुदर्शन झील कहाँ पड़ती है? ये गुजरात क्षेत्र में पड़ती है। उसका जीर्णोद्वार मतलब मरम्मत करवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमेशा याद रख लेंगे। इसने संस्कृत लिपि में पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। अब जो शकों का था उसमें मध्य एशिया से वो भारत आए थे, ठीक है, और उसकी जो पश्चिमी शाखा थी वो सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। उसका जो प्रमुख जो शासक था इस शाखा का वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन का नाम हमेशा याद रखेंगे। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि रुद्रदामन कौन थे। वो पश्चिमी शाखा के प्रमुख शासक थे और उन्होंने सुदर्शन झील जो गुजरात क्षेत्र में पड़ती है उसका जीर्णोद्वार करवाया था। और इसने संस्कृत लिपि में पहला अभिलेख, कौन सा अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख, इसको भी जारी किया था। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? वो रुद्रदामन ने करवाया था, और उसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर 58 बीसी में 2 कार्य किए। अब वो 2 कार्य कौन कौन से थे? थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ। 2 कार्य कौन कौन से थे? अपना नाम विक्रमादित्य रखा। वो कौन थे? उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे। उन्होंने 58 बीसी में शकों को पराजित कर दिया, और उसके बाद उसने 2 कार्य किए। एक तो अपना नाम उसने विक्रमादित्य रख लिया, और एक कैलेंडर जारी किया जिसे विक्रमी संवत नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो विक्रमी संवत ये कब जारी हुआ था? ये 58 बीसी में जारी हुआ था। ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा देंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो विक्रमी संवत है वो किस ईस्वी में जारी हुआ था और वो कैसे जारी हुआ था। तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, उन्होंने शकों को पराजित कर दिया था, और इस उपलक्ष्य में उसने अपने 2 कार्य किए। पहला तो अपना नाम विक्रमादित्य रख लिया, और एक कैलेंडर जारी कर दिया जिसका नाम विक्रमी संवत नाम दिया गया। अगला देखते हैं पहलव।
अब पहलव वंश ये एक छोटा सा वंश था जो भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहर पाया, और शकों के बाद ये भारत में आए थे। राजधानी इन्होंने तक्षशिला रखी, बस ये राजधानी का, और इसके जो प्रमुख शासक है गोंदो फर्निस, ये दो आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो 3 वंश हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिसमें हिंद यूनानी है, और उसके बाद शक है, और ये तीसरा पहलव। अभी चौथा देखेंगे हम कुषाण। ये कुषाण कौन थे? ठीक है दोस्तों, यह चीन के यूची व तोखरी जाति से संबंधित थे। चीन के यूची व तोखरी, तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा जो कुषाण थे वो कौन सी जाति से संबंधित थे। तो ऑप्शन में ये यूची और तोखरी मिलेगा, तो सेम टाइम आप इसको यूची और तोखरी जाति पर टिक कर देंगे कि ये यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे, जो मध्य एशिया के रास्ते भारत आए थे। यह भी 5 कुलों में विभाजित थे, जिसमें प्रमुख कुषाण थे। जैसे शक जो जाति आई थी, जनजाति आई थी, उसकी जो 5 शाखाएं थी, उसके बाद जो कुषाण आए थे, पहला जो एक छोटा सा वंश आया था, फिर कुषाण आए थे। तो कुषाण भी 5 कुलों में विभाजित थे, जिसमें सबसे प्रमुख शाखा थी इनकी, वो कुषाण थी। ये कुषाण सबसे प्रमुख थे। कुषाण का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनिष्क के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसने 78 ईस्वी में राजा बनने के बाद एक कैलेंडर जारी किया जिसे शक संवत कहा गया, जो आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो शक संवत के बारे में, ये किसने जारी किया था? ठीक है, तो ये किसने जारी किया था? ये कनिष्क ने जारी किया था। और राजा बनने के बाद, कब राजा बने थे? 78 ईस्वी में जब राजा बने थे तो एक कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया था। ये कनिष्क कौन थे? ये कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा थे। ठीक है, जिन्होंने 78 ईस्वी में राजा बनने के बाद एक कैलेंडर जारी कर दिया था, और जिसे शक संवत कहा गया, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसके बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर चैत्र माह, राष्ट्रीय कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है? चैत्र माह से शुरू होता है, जो लगभग 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। 21 या 22 मार्च तक शुरू होता है और फाल्गुन में समाप्त हो जाता है। ये फाल्गुन वाली डेट कौन सी है? ये दोस्तों लगभग अगली साल की फरवरी की डेट हो जाएगी। फरवरी के 20 तारीख के लगभग 20 तारीख के लगभग ये डेट हो जाएगी। तो ये 21 मार्च से लेके और नेक्स्ट ईयर 20 फरवरी तक ये चलता है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये चैत्र माह से फाल्गुन माह तक ये कैलेंडर चलता है, जिसको हमने शक संवत कहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला बिंदु देखेंगे। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में स्थापित की थी। पुरुषपुर पेशावर में स्थापित की थी। ये पुरुषपुर आज पाकिस्तान में स्थित है, जो आधुनिक पेशावर है। अपनी दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिंदु आप अपनी डायरी में हमेशा नोट कर लेंगे और इनसे अपने ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो के बाद जब दूसरा वीडियो लेके आता हूं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव करवाता हूं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी खुद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके आंसर देंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कनिष्क के समय भारत का अधिकार रेशम मार्ग पर था, और कनिष्क के समय जो भारत का जो अधिकार था वो रेशम मार्ग पर था। और रेशम का जो आयात निर्यात कहाँ से? चीन से मध्य एशिया के बीच में जो रेशम मार्ग था उस पर भारत का अधिकार था। किसके समय था? कनिष्क के समय था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था तथा चौथी बौद्ध सभा का आयोजन 102 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। तो कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि किस शासक के अंतर्गत या किस शासक ने जो बौद्ध धर्म की चौथी सभा का आयोजन करवाया था? तो वो शासक थे कनिष्क। कनिष्क ने ही बौद्ध धर्म की चौथी सभा का आयोजन करवाया था। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? कुंडलवन, जो कश्मीर में पड़ता है। कब हुआ था? 102 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जब याद रखेंगे, मैं आपको बोलता हूं कि एक आप चार्ट बनाएंगे या फिर एक टेबल बना लेंगे, जिसमें एक साइड में आप हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण चारों जनजातियां या फिर चारों वंश लिख लेंगे।
उसके महत्वपूर्ण शासक, उसके महत्वपूर्ण बिंदु, और उसको एक टेबल के रूप में उसको एक बना लेंगे। और टेबल के रूप में जब आप इसको याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और आप जो मेरे वीडियोस हैं इनके नोट्स बना लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनके नोट्स बनाने के बाद जब आप इसका रिवीजन करेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो आप उत्तर देंगे उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ या फिर रोमांचक टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात